हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। आज आपका 12th क्लास का चैप्टर 1 शुरू किया जा रहा है। इसमें भी मैं आज जिन टॉपिक्स को कवर करूँगा उन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग कॉपी पेन उठा लो, जिससे कि मैं जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा आप उसके नोट्स बना सकें। और मैं न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ, उन न्यूमेरिकल्स की भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस होगा और उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कॉपी पेन उठा चुके हैं। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आप जानते हो कि हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। अब तक हमें ब्रह्मांड की सीमा के बारे में पता नहीं चला, इसलिए हम ये मानते हैं कि ब्रह्मांड की सीमा अनंत है। ऐसी अनंत सीमा वाले ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं और अनगिनत ग्रह और उपग्रह। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि ब्रह्मांड सिर्फ 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। इन कणों को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, आप जानते हो, पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बन जाएगा क्या? परमाणु। परमाणु कैसे बनता है? परमाणु में एक तो होता है नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ऐसे हमारा परमाणु बनता है। परमाणु से फिर हमारे अणु बनते हैं, फिर ऐसे हमारे तत्व बनते हैं। तत्व बन जाता है तो हमारे यौगिक बन जाते हैं, मिश्रण बन जाता है, और ऐसे मिलके बनती है पूरी पृथ्वी और सभी तारे, सभी ग्रह, सभी उपग्रह, सभी पदार्थ। यानी कि आप ये समझ चुके हैं कि दुनिया में आप जहां जो कुछ भी देखते हैं वह सब कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। यही वजह है कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं मूलभूत कण, या फिर और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो इन्हें बोला जाएगा मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्यों? जैसे अगर आपको एक इमारत बनानी हो तो अलग अलग ईंटों से मिलकर बनेगी, वैसे ही यह ब्रह्मांड की ईंटें हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए इन्हें बोला गया है मूल कण। ये वो कण हैं जिनकी हमें अब तक कोई भी उपसंरचना ज्ञात नहीं है, और ना ही हमें ये पता है कि यह 3 कण किन कणों से मिलके बने। हालांकि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि साइंटिस्ट ने यह पता कर लिया है कि क्वार्क्स नाम के पार्टिकल से ये मिलके बने होते हैं, पर ये रिसर्च का पार्ट है, आपको पढ़ना है नहीं। तो आप अभी ये मान के चलिए कि आपको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बना। आपको तो इतना पता है कि 3 मूल कण हैं जिनसे मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है, और वो मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक चीज भी आप समझ चुके हैं कि अच्छा, एक परमाणु होता है। परमाणु के अंदर तो बीच में होता है एक छोटा सा नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप ये सब नोट करते चलिए साथ में। देखिए, अगर नाभिक की हम बात करें कि इसकी साइज क्या होती है, तो नाभिक की साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की, और 10⁻⁻15 मीटर को बोला जाता है 1 फर्मी। अब नाभिक तो छोटा सा होता है, परमाणु तो पूरा बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को मिला के। तो परमाणु की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, 10⁻10 मीटर। आप यहां पर देखिए, पावर में माइनस है। अगर 10 की पावर में छोटी चीज है तो इसका मतलब वैल्यू बड़ी होगी। तो ये आप समझ चुके हैं कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इन तीनों पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, इनके गुणों को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ये जे थॉमसन वही हैं जिन्होंने प्लम पडिंग मॉडल दिया था, खरबूजे वाला। तो थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, और नेगेटिव आवेश की वैल्यू कितनी होती है? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको बोला जाता है चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है
9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। आपको अगर किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आप जानते हैं कि 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की बात। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। देखो, इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत है प्रोटॉन। अगर हम आवेश के मामले में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। स्क्रीन को साफ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इसके विपरीत वैल्यू बराबर रहेगी, उतनी ही वैल्यू, बस साइन प्लस का आ जाएगा। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है। लेकिन देखो, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.672, ये पूरा नोट करना है आपको, इंटू 10⁻⁻27 kg। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। देखो, जब भी आप न्यू पढ़ो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तो न्यूट्रल है। अब कोई चीज़ अगर न्यूट्रल होगी तो ना तो वो प्लस होगी और ना वो माइनस होगी, तो प्लस माइनस के बीच में क्या आता है? जीरो। इससे हमें पता चल गया कि अच्छा, न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो उसका आवेश कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675, इसीलिए मैंने बोला था पूरा नोट करना है। 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आप देख सकते हैं कि तीसरी डिजिट पर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, इतना अंतर है। ये सब आपको याद करना है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, तो प्रोटॉन की खोज भी तो किसी ने की होगी। देखो, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। कई बार आप लोग पढ़ोगे कि प्रोटॉन की खोज करने वाले थे गोल्डस्टीन। देखिए, ऐसा नहीं है। गोल्डस्टीन ने सिर्फ इतना बताया था कि नाभिक के अंदर कुछ पॉजिटिव मैटर होता है, पर वो पॉजिटिव मैटर प्रोटॉन होता है, ये गोल्डस्टीन ने नहीं बताया। तो आपसे अगर ये कहा जाए कि ये बात किसने बोली थी कि नाभिक के अंदर एक प्लस पदार्थ होता है, तो ये बात तो बोली थी गोल्डस्टीन ने। लेकिन वो प्लस पदार्थ होता क्या है वो बताया था रदरफोर्ड ने। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, तो उनका नाम आप बताएंगे रदरफोर्ड। तीनों के द्रव्यमान आपको पता चल गए और तीनों के आपको आवेश भी पता चल चुके हैं। अब आप लोग एक वीडियो देखिए जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। वो घूमते कैसे हैं आप इस वीडियो में देखिए। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी। अब इनके बीच में एक छोटा सा नाभिक आने वाला है। ये रहा जगमगाता हुआ नाभिक और ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन गायब हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये नाभिक है। देखिए घूमते कैसे हैं, ये दोबारा देख लीजिए, आपको ये समझ में आ सके कि आखिर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता कैसे है। पहले आपको लगता होगा कि अच्छा ये नाभिक है तो ऐसे ही घूमता होगा। ये तो असल में 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम बनाना तो पॉसिबल है नहीं। पर मैंने आपको जो वीडियो दिखाया उससे आप लोग समझ गए होंगे कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमा करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर आवेश होता क्या है। देखो, पहले स्क्रीन पर जो लिखा है मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की दक्षता या कमी आवेश कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी पदार्थ हो उस पर दक्षता होने का मतलब है ज़्यादा हो जाना, इफिशियंसी होना, और कमी का मतलब तो आप समझते ही हैं। तो किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं या कम हो जाएं तो उस पदार्थ पर चार्ज आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो उस पदार्थ पर नेगेटिव चार्ज आएगा,
और अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है कि उस पदार्थ से नेगेटिव चार्ज चला गया, और कहीं से अगर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो वहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी पदार्थ से जब नेगेटिव चार्ज जाता है तो वहां पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो आप ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की दक्षता या कमी ही आवेश कहलाती है। हालांकि इसकी एक डेफिनेशन और दी जाती है, और वो दी जाती है कि आवेश एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र पैदा भी करता है और अनुभव भी करता है। अब इसका मतलब क्या हुए, मैं आपको समझाता हूं। देखो, आवेश होते हैं दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके चारों तरफ होता है चुंबकीय क्षेत्र। पॉजिटिव के भी चारों तरफ होगा और नेगेटिव के भी चारों तरफ होगा। तो आवेश पदार्थ का वो गुण है कि ये चुंबकीय क्षेत्र खुद भी पैदा करेगा और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव भी ये करेगा। इसको हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि किसी भी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन का कम होना या ज़्यादा होना आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब हम आवेश के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आवेश के तीन गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनमें से पहला गुण है आवेश का बीजीय योग। मान लो कि तीन अलग अलग बॉडी हैं, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। इस पर +2 चार्ज है, +2 कूलम। इस पर +1 कूलम चार्ज है और इस पर -3 कूलम चार्ज है। तो आपसे अगर कहा जाए कि तीनों के आवेश को जोड़ा जाए तो आवेश का यह गुण ये कहता है कि देखिए बीजीय योग होगा। बीजीय योग का मतलब है कि साइन के साथ आपको सम करना है। +2 +1 -3, अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 0 कूलम। अगर ये बीजीय योग ना होता तो सिर्फ हम वैल्यू को जोड़ते, यहाँ पर हम +2 लेते, यहाँ 1 लेते, यहाँ 3 लेते, माइनस साइन छोड़ देते, और फिर ये कितना आ जाता? 6 आ जाता। लेकिन आवेश का हमेशा बीजीय योग किया जाता है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप चार्ज यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, +2 ले लीजिए, +5 ले लीजिए, ये आपकी इच्छा है। दूसरा आवेश का गुण है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है आपसे कि ना तो ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है। बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से है आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसे मात्र एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो पहली लाइन तो सेम है, ना आवेश को पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा के केस में क्या होता था कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते थे, और आवेश के केस में क्या होगा? आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे आप स्थानांतरित कर सकते हो। मान लो कि एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है, तो आप ए बॉडी से बी पर को चार्ज ले जा सकते हो और बी से ए पर भी आप चार्ज को ला सकते हो। पर आप ये सोचो कि आप चार्ज को खत्म कर दोगे तो आप चार्ज को खत्म नहीं कर पाओगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि चार्ज होता क्या है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना या फिर कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाना। तो अगर आपको चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करना है तो आपको क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब तीसरा नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बोला जाता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है उसको समझने से पहले एक बात समझो। देखो, मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर अभी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। अभी आवेश कितना है? 0 कूलम। मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कितना आवेश आएगा? -E। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो और -E आ गया।
अब तीसरा मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो और माइनस ही आ गया। मतलब कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन मैं इस बॉडी को दे दूं तो माइनस का 3 आवेश इस बॉडी पर आ जाता है। ऐसे ही अगर हम इसके विपरीत करते, पहले इस बॉडी से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते, प्लस ही आता इस पे, दूसरा निकालते फिर से प्लस ही आता, तीसरा निकालते फिर से प्लस ही आता, तीनों ई जुड़ के कितना बन गया, प्लस का 3। ऐसा तब होता जब किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि आवेश का अगर सबसे छोटा हिस्सा आपसे पूछा जाए कि वो क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा हिस्सा हो सकता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋणात्मक आवेश आएगा और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो धनात्मक आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं करेगा, चुपचाप लॉकडाउन में बैठा रहेगा, जैसे आज के समय में आप लोग बैठे हो। तो ना तो ऋणात्मक आवेश आएगा और ना ही धनात्मक आवेश आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश को हम इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में लिख सकते हैं। देखो, पूर्णांक गुणज के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ? हम लिखेंगे फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 कुछ भी हो। यहां से क्या पता चल रहा है? ई क्या है पहले तो ये समझो। Q है किसी भी वस्तु पर आवेश। स्मॉल ई हमेशा लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन के आवेश को, और n नंबर है आपका जो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि ये मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इस बॉडी के केस में Q इक्वल टू कितना है, तो यहां पर था Q इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन आए थे, माइनस का 3। अब मैं कहूं दूसरे केस में, यहां पर ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? Q इक्वल टू यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर चले गए थे, Q इक्वल टू प्लस 3 E, और E की वैल्यू कितनी होती है? E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने आपको बताया था पीछे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर आवेश का विभाजन होता कैसे है। अब मैं आपको नियम पढ़ देता हूं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। देखिए, विद्युत आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है, अर्थात विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अनिश्चित रूप से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से ही आवेश आता है और आवेश जाता है। ना इलेक्ट्रॉन जाएगा ना इलेक्ट्रॉन आएगा तो आवेश का आना जाने का सवाल नहीं उठता है। इसलिए हमेशा अगर आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में आएगा, नहीं तो आवेश नहीं आएगा। और इसी सिद्धांत को, इसी गुण को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां पर आप लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। अगर प्लस माइनस लिखोगे तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लिख दोगे। अगर सिर्फ n लिखोगे तो माइनस वाली भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, -3 -2, और प्लस वाली भी लिखनी पड़ेगी 1 2 3। बाकी क्या n की वैल्यू 0 हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। n 0 का होने का क्या मतलब हुआ कि ना तो इलेक्ट्रॉन आया है और ना ही इलेक्ट्रॉन गया है, तो n 0 है। ऐसे में Q कितना हो जाएगा? 0E, मतलब कि 0। आइए अब हम NCERT की एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले इस सवाल को समझो। सवाल बहुत सरल है, आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसको पढ़ लो। देखो, सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि 2 पिंड हैं, एक पिंड से दूसरे पिंड पर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन को जाने में समय लगता है 1 सेकंड। तो वो आपसे ये जानना चाहता है कि 1 कूलाम आवेश कितने समय में जाएगा। अब यहाँ पर उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया कि उसने ये नहीं बताया कि कितना आवेश 1 सेकंड में जाता है। अगर आपको ये बता देता कि इतना आवेश 1 सेकंड में जाता है तो 1 कूलाम आवेश कितने समय में जाएगा, आप आसानी से निकाल लेते। पर देखो, आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है,
इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना आवेश आएगा? इतनी ही वैल्यू प्लस में। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्लस में आवेश आ जाता है। कितना? जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर नेगेटिव में आवेश आ जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन के जाने से अगर इतना आवेश आ रहा है तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन जाने से कितना आवेश आया होगा? इस वैल्यू में 10⁹ का मल्टीप्लाई कर दो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में 10⁹ से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10⁻10। ये वैल्यू हमें क्या बताती है? ये वैल्यू हमें बताती है एक सेकंड में कितना आवेश गया। असल में एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन गए थे, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन आवेश के जाने से कितना आवेश आएगा बॉडी पर, वो हमने निकाल लिया। अब आप एक बात बताओ, एक सेकंड में 1.6 इंटू 10⁻⁻10 का आवेश जो है बॉडी पे आ जाता है कूलाम। तो एक कूलाम कितने सेकंड में आएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आएगी, सॉल्व तो कर लेंगे ना आप, 10⁻⁻10 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻+10 बन जाएगा, अपॉन में 1.6 आ जाएगा। फिर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आएगा 10, नीचे 16 इंटू 10⁻10। फिर 10⁻10 से एक 10 को ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 10⁻9 बचेगा अपॉन 16। डिवाइड करने के बाद में आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में इतना समय लगेगा। एक बार दोबारा देख लीजिए मैंने कैसे किया है इसको सॉल्व। मैंने क्या किया कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन जाने से कितना आवेश आएगा सबसे पहले वो निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन के आवेश में 10⁹ का मल्टीप्लाई करके। अब ये आवेश क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक सेकंड में जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि एक सेकंड में इतना आवेश जा रहा है, इतने कूलाम। तो एक कूलाम कितने में जाएगा? ये नीचे आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व करने के बाद 6.25 इंटू 10⁻9 सेकंड आ गया। अब बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो प्रेरण का मतलब क्या हुआ? ये प्रेरण बना है प्रेरणा से। प्रेरणा क्या होती है? जैसे मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ तो बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही अगर कोई वस्तु जिस पर आवेश नहीं है और एक दूसरी वस्तु जिस पर आवेश है, इन दोनों को पास में ले आओ तो जिस वस्तु पर आवेश नहीं होगा उस वस्तु पर भी आवेश आ जाएगा। देखो समझते हैं है क्या। मान लो कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु A, एक वस्तु B। वस्तु A और B अभी अलग अलग रखी हैं। A पर कोई भी आवेश नहीं है, B पर प्लस आवेश है। अगर मैं ये बीच की दीवार जो है इसको हटा दूं और B को A के पास ले आऊं तो A पर भी आवेश आ जाएगा। इसको कहते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि जब एक ऐसी वस्तु जिस पर आवेश नहीं होता है उसको दूसरी वस्तु जिस पर आवेश होता है उसके पास में ले आएं तो जिस वस्तु पर आवेश ना हो उस वस्तु पर भी आवेश आ जाए, इसको कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्यों? यहाँ B पर आवेश था और B की प्रेरणा से A पर भी आवेश आ गया, तो हमने कह दिया ये प्रेरण द्वारा आवेशन है। अब आपके लिए मैं थ्योरी फॉर्म में पढ़ देता हूँ। किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराए बिना ही अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन विधि में अनावेशित वस्तु पर वस्तु के विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। अब देखो मैंने आखिरी की लाइन अब तक आपको नहीं समझाई थी कि जब अनावेशित वस्तु पे आवेश आता है तो विपरीत आता है। विपरीत का मतलब अगर पहली वस्तु पे प्लस का है तो दूसरी पे माइनस का आएगा जिस पर पहले से नहीं था, या पहली पे माइनस का है तो जिस वस्तु पे आवेश नहीं था उस पर प्लस का आएगा। ऐसा क्यों होता है ये जानने से पहले आप एक बात और समझो। देखो आपको ये याद करना है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि प्लस और माइनस
के बीच में होता है आकर्षण, और माइनस माइनस के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है, और प्लस प्लस के बीच में भी प्रतिकर्षण होता है। सिंपल सी भाषा में याद रख लो, अपोजिट अट्रैक्ट्स एंड सेम रिपल्स। अब आइए हम ये समझते हैं कि जब किसी वस्तु पर आवेश नहीं होता है और उस पर किसी आवेशित वस्तु को ले आए तो उस वस्तु पे विपरीत आवेश क्यों आता है। देखिए, मान लो कि ये गोला है, एक गोला रखा हुआ है ऐसे करके, और इस गोले के पास में एक रॉड लाया मैं, रॉड पर चार्ज था प्लस का। अब मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस गोले पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आके इकट्ठे हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, तो इधर इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो गया तो इस पर आ गया नेगेटिव का चार्ज। अब इसी प्रेरण द्वारा आवेशन को हम समझते हैं एक उदाहरण से। देखो, हमारे पास एक गोला था, इसके ऊपर शुरुआत में कोई भी आवेश नहीं था, हम इसके पास एक नेगेटिव चार्ज वाली रॉड को ले आए। अब नेगेटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इस गोले में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस रॉड की वजह से लगने वाले प्रतिकर्षण बल की वजह से दूर चले जाएंगे, और वो सारे यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, रॉड के पास में आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगले फिगर पे चलते हैं। हमने क्या किया, अर्थिंग कर दी। याद रखो आप, जब भी अर्थिंग होती है, जब भी ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए तो केस नंबर आ जाता है सी, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं कि रॉड का नेगेटिव चार्ज अभी भी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, लेकिन अगर हमने रॉड को हटा लें तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे गोले में फैल जाएगा। तो गोले पर अब कैसा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यही तो आपको प्रेरण द्वारा आवेशन में बताया गया है कि अगर हम प्रेरण द्वारा आवेशन करें तो पहली वस्तु पर जैसा आवेश होता है, इस पर नेगेटिव आवेश था, उसका विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। रॉड पर नेगेटिव था तो विपरीत आवेश इस पर पॉजिटिव उत्पन्न हो गया। अब देखो, हम पढ़ते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में आगे के चैप्टर्स में हमें डिटेल में पढ़ना है, पर फिर भी थोड़ी जानकारी आपके लिए भी जरूरी है। देखिए, चालक और सुचालक एक ही बात है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, चालक या सुचालक। मतलब जिसमें करंट का फ्लो हो, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहे में भी हो जाता है, तो ये हो गए हमारे चालक अथवा सुचालक। अब बात करते हैं अचालक या कुचालक। अचालक भी वही है, कुचालक भी वही है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी, कांच, इन सब में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अचालक। अब चालक और अचालक के बीच की अभी एक होते हैं, उन्हें बोला जाता है अर्धचालक। देखो, अर्धचालक वो पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सामान्य परिस्थितियों में तो नहीं होता है, पर अगर इनमें कुछ हम अशुद्धियां मिला दें तो थोड़ा सा विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अचालक में बिल्कुल प्रवाह नहीं होता, चालक में बहुत अच्छा प्रवाह होता है, अर्धचालक में बीच के लेवल का प्रवाह होता है, और इसके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आप चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर समझ चुके होंगे। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइए, हमारा जो ब्लड होता है, क्या हमारे शरीर का खून चालक होता है कि कुचालक होता है? पहले आप वीडियो को पॉज करके आंसर दो, इसके बाद में सुनो मुझे। आप लोग कमेंट में आंसर दे चुके होंगे। देखो, हमारा खून चालक होता है। होता क्या है, हमारे शरीर में होता है हीमोग्लोबिन, हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन से, लोहे से। इसलिए हमारा जो ब्लड है वो बहुत अच्छा चालक होता है। जिस आदमी के शरीर में जितना ज़्यादा खून होता है, उसके शरीर में विद्युत धारा उतनी ही ज़्यादा प्रभावित होती है और उतना ही अच्छा करंट लगता है उसको। मतलब कोई अगर सूखी हड्डी होगा अगरबत्ती के जैसा, तो उसको करंट कम लगेगा। अब देखिए, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है कूलम्ब का नियम। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लस और प्लस अगर होंगे तो वो एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित,
माइनस माइनस भी प्रतिकर्षित करेंगे और प्लस और माइनस एक दूसरे को करेंगे आकर्षित। तो इनके बीच में मतलब कोई बल लग रहा है, तो उस बल का मान कैसे ज्ञात करें ये बताया कूलम्ब ने। कूलम्ब ने क्या बताया कि दो बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश का मतलब इन बॉडी की साइज ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ये स्थिर हैं, तो इनके बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत बल, जो बल होता है, बल यानी कि फोर्स, वो इन दोनों आवेशों के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर इन दोनों के बीच में फोर्स हम F माने तो F Q1 के भी प्रोपोर्शनल होगा, F Q2 के भी प्रोपोर्शनल होगा। और इन्होंने साथ में बताया कि बिंदु आवेशों की बीच की दूरी अगर r हो तो लगने वाला बल दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अगर हम तीनों इक्वेशन से बात करें तो आ गए हमारे पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो आप जानते हो जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाया तो कांस्टेंट आया k। तो हमारा फॉर्मूला हो गया k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। अब एक k क्या होता है, k को समझते हैं। देखो k को बोला जाता है स्थिर विद्युतक गुणांक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पहले एक बात और समझिए कि k को 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसका मान ज्ञात करने को आपको एग्जाम में आता है। उससे पहले आप एक बात समझो कि k जो स्थिर विद्युतक गुणांक है इसकी वैल्यू 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये तो निकाल ली एक्सपेरिमेंट से, और बाद में ये पता चला कि ये 1/4πε0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और सॉल्व कर लो। तो ε0 जो कि होता है मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता, और इसी को परावैद्युतांक भी बोलते हैं। तो ε0 की वैल्यू सॉल्व करने के बाद में आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए आप लोग। k की वैल्यू हमें प्रयोगों से पता चल गई और हमें यह भी पता चल गया कि k 1/4πε0 के बराबर है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें इसमें पाई की वैल्यू रख के, तो ε0 की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, और निकालने के बाद में ये वैल्यू इतनी आती है। इस वैल्यू को आपको याद रखना है और k की वैल्यू को भी आपको याद रखना है। अब आइए फाइनली एक कूलम्ब्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हो कि दो बिंदु आवेश हैं, एक आवेश है प्लस का, दूसरा आवेश है माइनस का। जैसे ही प्लस माइनस देखा आपको ये समझ जाना चाहिए कि इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि आकर्षण बल बताओ भाई कितना होगा। तो हमने पढ़ा अभी F होता है k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ हमें दोनों के बीच की दूरी क्या है। अब उसने दूरी बताई कि अच्छा दोनों के बीच की दूरी दी है 1 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले तो जैसे ही सेंटीमीटर देखो तो इसको कर दो मीटर में कन्वर्ट, यानी कि ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब आपको चाहिए आवेश की वैल्यू, तो उसने कह दिया यहाँ पर +1 कूलम था और यहाँ पर +3 कूलम था। अब आप फॉर्मूले में रख देंगे F इक्वल टू k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू कितनी होगी 1, Q2 की वैल्यू कितनी होगी 3 और R की वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद में आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर कितना आ रहा है। देखो कूलम्ब के नियम की दो सीमाएं भी हैं। पहला तो ये बिंदु आवेश होना चाहिए, अगर बिंदु आवेश नहीं है तो कूलम्ब का नियम नहीं लगेगा। दूसरा, दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल जो हैं आवेश है जिन कणों पर, आवेशित कण बहुत दूर रखे हैं तो वहाँ पर कूलम्ब का नियम आप प्रयोग नहीं कर सकते, और बड़ी वस्तुओं के बीच में भी आप कूलम्ब के नियम से नहीं लगा सकते। इसके अलावा स्थिर होना चाहिए। तो तीन चीज़ें हो गई।
दो कण हों जो बिंदु आवेश हों, बिंदु आवेश का मतलब बहुत छोटी साइज हो, बड़ी साइज ना हो। दूसरी बात, दोनों बिंदु आवेशित कण स्थिर हों। तीसरी बात, इनके बीच की बहुत ज़्यादा दूरी ना हो, तो आप वहाँ पर कूलाम के नियम को लगा सकते हैं। तो ये था पूरा लेक्चर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। देखो, फिजिक्स आपको थोड़ी सी मेहनत से पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स में मेहनत नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि फिजिक्स आपको धोखा दे सकती है। इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।